तो हम लोग जो एंथैल्पी के बारे में देख रहा था, एक इक्वेशन था, है ना। वो इक्वेशन ऐसा था कि डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू था एनसीपी। क्या था बोलो? एनसीपी, है ना। फिर उसके बाद हमें पता है कि एच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है तो डी एच दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू एनसीपी, एनसीपी डी टी प्लस डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। ये हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद हमने बोला था कि एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है बोलो? सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? वो था डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इसका जो डेरिवेशन वो नहीं है सिलेबस में, है ना। तो थोड़ा सा याद रखो तो अच्छा है कि डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम देखेंगे कि फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या होगा, ठीक है ना। सो फॉर आइडियल गैस इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है ना। सो पी वी इक्वल्स टू हमें क्या पता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। सो हमें निकालना है डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी, है ना। अब हमें निकालना है डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर बाई पी, एन आर बाई पी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, टी है, तो टी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू जाएगा एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी, है ना। यहाँ पे लिख दो, तो डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी माइनस, इसका पूरा वैल्यू बैठा दो, एन आर टी बाई पी, मैंने वी माइनस वी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एन आर टी बाई पी दैट इज इक्वल टू क्या था, वी था ना, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। सो डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, ठीक है इतना, ओके। सो डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू गैस जीरो। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब डी एच दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एच दैट इज इक्वल टू जाएगा एन सी पी डी टी, डी एच दैट इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ठीक है। अब डी एच एक स्टेट फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन कर दो, 1 to 2 डी एच दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। सो T1 to T2 NCP dt, है ना। सो दैट मीन्स डेल एच इक्वल हो जाएगा NCP इंटू T2 माइनस T1, डेल एच इक्वल हो जाएगा NCP इंटू T2 माइनस T1, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो डेल एच इक्वल्स टू NCP इंटू T2 माइनस T1। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर रियल van der Waal gas, for real van der Waal
गैस, उसके लिए क्या होगा, उसमें भी पहला कंडीशन ले लिया कि एट है ना कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस, ये है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसके लिए P क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, P होता है कांस्टेंट। सो dP हो जाएगा 0, dP हो जाएगा 0। तो dH तब क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा, यहाँ से देख लिया था कि अगर ये 0 है तब जगह हो गया dH इक्वल टू NCPDT, है ना, यहाँ से देखा था एक्चुअली, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया 0 फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस 0, इसलिए dH इक्वल टू NCPDT हो गया था। अब ऐसा है कि dH इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCPDT होगा, क्योंकि P कांस्टेंट होने के कारण dP 0 होगा। dP अगर 0 है तो dH इक्वल टू हो जाएगा अगेन NCPDT। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेल H डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू NCP, ये हमने कल किया था। तो H इक्वल टू F ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल के इक्वेशन लिख दिया, dH इक्वल टू डेल H डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस डेल H डेल T कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। ये इक्वल टू क्या था, ये लिख दिया। फिर ऐसा आया, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट आया कि डेल H डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू G माइनस T डेल P डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। सो फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू क्या है, nRT, so V equals to nRT by P, so del V del T at constant pressure that is equals to nR by P, so T del V del T at constant pressure nRT by P, so del H del P at constant temperature that is equals to क्या, V minus nRT by P 0, so del H del P at constant temperature equals to 0 for ideal gas। क्लियर। तो ये अगर 0 है, ये टर्म अगर 0 है, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म डेल H डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर 0 है तो dH इक्वल टू क्या हो गया NCPDT। अब 1 to 2 T1 to T2 तो डेल H इक्वल टू NCP into T2 minus T2। क्लियर। फॉर रियल वंडरवॉल गैस अभी हम देख रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो गया, P कांस्टेंट, मतलब dP 0, dP अगर 0 है तब भी dH इक्वल टू NCPDT। अगर dH इक्वल टू NCPDT हो गया, फिर 1 to 2 और यहाँ पे T1 to T2 कर दो, तो डेल H दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NCP इंटू T2 माइनस T1, डेल H इक्वल टू हो जाएगा NCP इंटू T2 माइनस T1। ठीक है ना, ओके। अच्छा, बाकी सबके लिए एल्स, है ना, एल्स माने आइसोबारिक अगर नहीं होगा, बाकी सबके लिए dH इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला, NCPDT प्लस क्या है, डेल H डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। बाकी सबके लिए यही है, ठीक है। चलो, अब ऐसा है हम देख रहे थे फॉर रियल वंडरवॉल गैस, फॉर रियल वंडरवॉल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर में, एट कांस्टेंट प्रेशर में, मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में ऐसा हो गया है ना। तो अब ऐसा है कि इसका वैल्यू निकालने से अच्छा है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल N RT, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस जो यूनिवर्सल इक्वेशन था P2 V2 माइनस P1 V1, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। क्योंकि रियल वंडरवॉल गैस का अगर सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में तुम्हें डेल पुट करना पड़ेगा, डेल भी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसलिए उस जगह पे क्या करना है, यही वाला इक्वेशन को अप्लाई करना है। समझ आ रहा है, कि बाकी सबके लिए इक्वेशन अप्लाई करना है। लेकिन अगर ऐसा केस हो गया कि इफ, है ना, इफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, इंटर मॉलिक्यूलर
force of attraction is negligible if intermolecular force of attraction is negligible, है ना, and volume occupied by the molecule is dominant, and volume occupied by the molecule is dominant, by the molecule is dominant, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो जो इक्वेशन था रियल गैस का P प्लस n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू nRT। तो अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो ये जीरो हो जाएगा, ये अगर जीरो होगा तब हो जाएगा P इंटू वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू nRT, P इंटू वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू nRT। सो PV माइनस PNB दैट इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। सो PV इक्वल टू हो जाएगा nRT प्लस NBP, PV इक्वल टू हो जाएगा nRT प्लस NBP। तो उसके लिए डेल एच कितना होगा, ये अगर निकलने के लिए बोलो, इसके लिए डेल एच कितना होगा, डेल एच इसके लिए कितना होगा, इसके लिए न जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है और ये ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल, क्लियर। अब तो V इक्वल्स टू, तो फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, PV इक्वल्स टू nRT प्लस NBP, ये था, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, है ना, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट था वो कौन सा था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट फिर से एक बार लिखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको बार बार लिख के याद करना है। डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू हो जाता है V माइनस P डेल V डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल H डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू V माइनस T डेल P डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT बाई P, है ना, क्या हो जाएगा बोलो, V इक्वल्स टू हो जाएगा nRT बाई P प्लस NB, ये हो जाएगा। अब मैं करूँगा डेल V डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, NR बाई P प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो है ना, ऐसा है डेल बी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू nR बाई P, राइट। सो T डेल बी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू nRT बाई P, nRT बाई P, ओके। अब मैं ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे पुट करने से हो जाएगा कुछ ऐसा कुछ आएगा कि डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू V माने V इक्वल्स टू क्या था, nRT बाई P प्लस NB माइनस इसका पूरा वैल्यू लिख दो nRT बाई P, ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या था NB। सो डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया NB, क्लियर इतना। अच्छा
ओके, अब ऐसा है कि डी एच इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला था बोलो, एक बार फॉर्मूला फिर से लिखो, है ना। एक्चुअली जो फॉर्मूला था क्या था, डी एच दैट इज इक्वल टू एन सी पी डी टी प्लस क्या था बोलो, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी, ये था ना। तो यहाँ पे पुट करो, सो डी एच इक्वल टू क्या हो गया, एन सी पी डी टी प्लस एन बी इंटू डी पी, एन बी इंटू डी पी। तो डी एच इक्वल टू इतना, तो 1 to 2 यहाँ पे कर देता हूँ T1 to T2, यहाँ पे कर देता हूँ P1 to P2, क्योंकि एन सी पी कॉन्स्टेंट एन बी कॉन्स्टेंट। सो डेल एच दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी इंटू T2 माइनस T1 प्लस एन बी इंटू T2 माइनस T1, है ना। यही हो जाएगा डेल एच का एक्सप्रेशन, डेल एच इक्वल टू एन सी पी इंटू T2 माइनस T1 प्लस एन बी इंटू T2 माइनस T1। क्लियर इतना, देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखो, है ना, कर सकते हो कि नहीं। ऐसा कुछ हो रहा है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी का अभी जो इक्वेशन किया ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी प्लस एन बी पी, अभी एक इक्वेशन मिला था। अब बोला है फॉर दिस रियल गैस, फॉर दिस रियल गैस, मतलब ये अंडरवर्ल्ड वाला नहीं है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेटिंग फैक्टर। फॉर दिस रियल गैस कैलकुलेट, है ना, डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कैसे हो, देखो डेल यू डेल वी, जब मैं इंटरनल एनर्जी पाया था एक इक्वेशन लिखा था, दैट इज इक्वल टू टी डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस, ये एक इक्वेशन था। अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी प्लस एन बी पी, मैं फिर से लिख दिया इस इक्वेशन को, ठीक है ना। फिर पी वी माइनस एन बी पी दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। सो है ना, P इंटू वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी, यही तो है। सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी माइनस एन बी। अच्छा, P इक्वल्स टू हो गया एन आर टी बाई वी माइनस एन बी। अब हम देखेंगे कि डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर बाई वी माइनस एन बी, एन आर बाई वी माइनस एन बी। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा बोलो, तो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस पी। एन आर टी बाई वी माइनस एन बी क्या था, पी माइनस पी दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। सो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और फॉर आइडियल गैस ऑल्सो, फॉर आइडियल गैस ऑल्सो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 था। और फॉर दिस रियल गैस ऑल्सो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्लियर इतना, इतना क्लियर सबको। चलो, अब हमें ये सब चीज़ें पता है कि फॉर आइडियल गैस, है ना, फॉर आइडियल गैस मैंने कल करा दिया था, डेल एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये भी एक्सप्रेशन मैंने कल करवाया था। और डेल एच इक्वल्स टू क्या था, एन सी पी डी टी, डेल यू इक्वल्स टू एन सी पी, है ना, एन सी पी यहाँ पे डेल्टा टी करता हूँ, यहाँ पे भी होगा एन सी पी डेल्टा टी और एन आर डेल्टा टी। एन और डेल्टा टी हटा दो तो सी पी इक्वल्स टू सी बी प्लस आर, इसका मतलब सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। यहाँ सी बी प्रूफ हुआ, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्लियर,
अब एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसको अगर तुम डिराइव करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जरूरत नहीं है डिराइव करने का। सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ फॉर वंडरवॉल गैस, फॉर वंडरवॉल गैस, है ना, क्या होता है Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू NR इंटू 1 + 2 n² A बाई VRT, n² A बाई VRT, ठीक है ना, ओके। और जनरल एक्सप्रेशन एक देता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन, ओके। जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि Cp माइनस Cv दैट इज, इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन करोगे तो रात दिन लग जाएगा। T डेल V, है ना, डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? इतना क्लियर? जरूर। तो फिर से क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर वंडरवॉल गैस ये होता है Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू NR इंटू 1 + 2 n² A बाई VRT। और जनरल एक्सप्रेशन Cp माइनस Cv का ये सॉलिड लिक्विड सब के लिए Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू T इंटू डेल V डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल P डेल T एट कांस्टेंट। क्लियर? इतना क्लियर? चलो सो जो गैस का, जो रियल गैस का रिपल्सन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा, उसके लिए भी डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है। और फॉर आइडियल गैस के लिए भी डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हमने कल एक डेरिवेशन किया था डेल H इक्वल टू डेल E प्लस NR डेल्टा T, तो फॉर्मूला पुट कर दिया, डेल H इक्वल टू NCP डेल्टा T, डेल E इक्वल टू NCP डेल्टा T, NR डेल्टा T, N और डेल्टा T हटा दिया तो आ गया Cp माइनस Cv इक्वल टू R। क्लियर? इतना अब हम देखेंगे कुछ वर्क, एक एक्सपांशन वर्क होता है और एक होता है कॉम्प्रेशन वर्क, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। देखो एक्सपांशन वर्क, हाँ समझना बात को, एक्सपांशन वर्क, एक्सपांशन वर्क मतलब मैंने एक सिलेंडर मान लिया और इस सिलेंडर में आइडियल गैस भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम था पहले V1, फिर उसमें एक्सपांस हुआ तो वॉल्यूम हुआ V2। ये ठीक से समझना। और एक रिवर्सेबल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? रिवर्सेबल प्रोसेस। तो जैसे रिवर्सेबल प्रोसेस होता है उसके लिए मैं आंख बंद करके क्या लिख दूंगा, माइनस P दे दूँगा, ठीक है ना। चलो इसको मैंने बोला था कि PV डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डायग्राम से? क्लियर? या इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप का। एक्सपांशन हुआ मतलब 1 से 2, मतलब ऐसा क्या मान लो, और एरिया अंडर द कर्व होता है, क्या होता है बोलो? एरिया अंडर द, ये हो जाता है क्या, वर्क डन। क्लियर? इतना तो अगर ये P1 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा P2, और ये अगर V1 है ये हो जाएगा V2। क्लियर? इतना। और ये कौन सा, एक रिवर्सेबल का, कैसा है? रिवर्सेबल, ठीक है, समझ आएगा। अब देखो, अब मैंने बोल दिया, मान लो कि मैंने एक स्टेप में कर दिया, मतलब ऐसा कुछ, ठीक से देखना। लेकिन यहाँ पे रियल गैस है ना, कौन सा गैस है? एक कंटेनर, यहाँ पे रियल गैस है और पहला V1 था वॉल्यूम, फिर मैंने अचानक इसको एक्सपांस करा दिया एक स्टेप। कौन सा स्टेप? वन स्टेज, है ना। तो एक स्टेज में मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा दिया। तो अगर मैंने अचानक कोई भी काम कर रहा हूँ तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है वो? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस।
और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। तो ऐसा सोचो, इस पोजीशन में इसका प्रेशर P1 था और इस पोजीशन में क्या हो जाएगा P2। अब ऐसा सोचो कि गैस यहाँ पे जाके क्यों बंद हो गया, क्यों, यहाँ पे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बिल्कुल सेम। अब बाहर का प्रेशर है ना कितना, यहाँ पे बोलो P2 इंटू माइनस P2 इंटू P एक्सटर्नल बोला है, P एक्सटर्नल यहाँ पे से सुनना, यहाँ का गैस का जो प्रेशर है P2, तो ये P2 एक्सटर्नल का बराबर हुआ तभी तो यहाँ पे फिक्स हुआ, तो माइनस P2 इंटू V2 माइनस P1। अब देखो इस कार्य में देखो P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब कौन सा पोर्शन, ठीक से देखना, P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज वाला से कितना पोर्शन हो, क्लियर। अब मैं बोल दिया कि फर्स्ट स्टेज नहीं, तो अब मैं सेकेंड स्टेज करूँगा, मैंने 2 स्टेप में करूँगा। ये V1 था और डायरेक्ट V2 नहीं गया, बीच में V3 गया पहले, फिर उसके बाद V3 से V2 गया। अब सोचो कि अब कैसे करो, तो यहाँ पे कितना स्टेज हो गया, 2 स्टेज। देखो 2 स्टेज, अगर 2 स्टेज भी होगा तब भी ये रिवर्सिबल ही होगा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना कि अगर इनफाइनाइट स्टेप होता है तब जाके, है ना, इसको स्टेप ही बोलना चाहिए ना। अच्छा चलो छोड़ो, अगर इनफाइनाइट होता है तब हम बोलेंगे रिवर्सिबल, लेकिन 1 2 3 4 काउंट कर पा रहा है इसको मतलब इरिवर्सिबल ही हो रहा है, क्लियर। चलो तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस P3 इंटू V3 माइनस V1। तो P3 ऐसा सोचो है, यहाँ पे मान लो कोई भी एक प्रेशर है, मान लो P3, तो P3 माने ये क्या हो जाएगा V3, तो P3 इंटू V3 माइनस V1 माने से कौन सा वाला पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, P3 इंटू V3 माइनस V1 माने सिर्फ ये वाला पोर्शन है, क्लियर, समझ आ रहा है। P3 इंटू V3 माइनस V1 से कितना पोर्शन होगा ना, तो फर्स्ट स्टेज में इतना पोर्शन वर्क है, ओके, सेकेंड स्टेज में इतना पोर्शन वर्क है, ये वाला पोर्शन अभी भी रिवर्सिबल में ज़्यादा हो रहा है। और एक स्टेप ले लो तब और थोड़ा सा कट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिवर्सिबल कितना भी स्टेप ले ले, रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है ना। तो एज द नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीजेस, है ना, मैं स्टेप लिखता हूँ, स्टेज ठीक नहीं, स्टेप सब में स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोला एज द number of step, as the number of step increases, as the number of step increases, the magnitude of work done is also increased. The magnitude of work done is also increased. Clear?